Hello guys, so welcome to the last section of our chapter the excretory system. So last time हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से यूरिन बनता है, ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड फाइनली द लास्ट स्टेप दैट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन. आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि यूरिन अब बन चुका है, बट व्हाट इज बेसिकली द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. यूरिन दिखता कैसा है, ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज अ कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मतलब वो किससे बना हुआ है. सो हमें पता है यूरिन जब भी हम देखते हैं इट इज अ वाटर बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है. सो मैक्सिमम ऑफ इट इज वाटर. सो 95% ऑफ आर यूरिन इज वाटर और बाकी का जो 5% है उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे सॉलिड वेस्ट विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, वो सारी चीजें हम लोग रिमूव आउट करते हैं. ओके, सो वाटर सॉल्युबल सॉलिड वेस्ट आर बेसिकली रिमूव्ड आउट इन आवर यूरिन. सो यहाँ पे उसके कुछ लिस्ट यहाँ पे मैंने रखे हुए. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज वाटर ऑफ कोर्स. सेकेंड दैट इज द सोडियम सल्फेट. सो इट इज अ वे टू रिमूव द सोडियम. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट दैट इज अ सॉल्ट. बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम पे हम एक सॉल्ट सबसे मैक्सिमम खाते हैं दैट इज NaCl. Okay, sodium chloride, namak. So of course that is maximally being removed out in this list of salts. Okay, फिर आ जाता है आपका अमोनियम फॉस्फेट. अमोनियम फॉस्फेट में आप यदि गौर से देखोगे नाम है अमोनियम. अब अमोनियम मतलब इट इज अ कंपाउंड विच इज हैविंग NH4 ग्रुप. ओके, NH4 प्लस ग्रुप. सो उसमें जो N है दैट इज बेसिकली द नाइट्रोजन, राइट. सो आई कैन कंसिडर कि देखो एट द एंड मुझे नाइट्रोजनस वेस्ट सारे निकालने, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मुझे निकालने तो पड़ेंगे, ठीक है. जो एक्सेस है या जो बेसिकली वेस्ट बन रहा है तो उन सबको मुझे निकालना ही है. तो उसमें हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ एंड मेकिंग अ कंपाउंड दैट इज अमोनियम फॉस्फेट, और ये अमोनियम फॉस्फेट फिर निकल जाएगा. और नेक्स्ट आ जाता है आपका यूरिया, जो हम देख रहे थे कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा था कंटिन्यूसली फ्रॉम द डाइट दैट वी आर हैविंग. ओके, एंड द अदर नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये भी स्लाइड अमाउंट में निकलने की कोशिश ऑफ कोर्स करते हैं. सो दिस इज द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ योर यूरिन. आ जाते हैं नेक्स्ट पे दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. सो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हमें एग्जैक्टली वो कैसे दिखता है या व्हाट आर द थिंग दैट वी फिजिकली ऑब्जर्व फ्रॉम अ यूरिन. सो सबसे पहले आ जाता है उसका कलरेशन दैट इज लाइट येलो. नाउ कीप दिस इन माइंड, लाइट येलो इज इन अ जनरल फॉर्मेट, कि हम लोग यदि जनरली बोले तो उसको लाइट येलो बोलेंगे, बट दैट डिपेंड अपॉन द डाइट. ओके, दैट डिपेंड अपॉन द वाटर कंटेंट. ओके, सो ये दोनों चीजों पे काफी डिपेंड करता है. जैसे आपको पता रहेगा कि जब आप ज्यादा पानी पीते हो, ओके, तो उस टाइम आपको ज्यादा यूरिनेशन भी होता है. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप देखोगे कि आपका जो यूरिन होगा ना उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है. जस्ट लाइक अ वाटर, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा या फिर एकदम हल्का सा पीला हो या फिर एकदम ट्रांसपेरेंट. ओके, and if you are having a diet which is having a huge amount of बहुत सारा प्रोटीनियस डाइट आप ले रहे हो या बहुत सारा हेफ्टी डाइट आपने ले लिया है, ओके, एंड द वाटर कंटेंट दैट यू हैव टेकन इज वेरी लेस, उस दौरान हम लोग देखते हैं कि इट वुड बी अ बिट डार्क येलो, ठीक है. एंड इवेंचुअली आपको पता रहेगा कि जब कोई मेडिकेशन करता है, इन द सेंस दवाइयाँ लेना, ओके, या फिर उसका कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशन चल रहा है, इफ ही इज कंज्यूमिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेडिसिन, उस दौरान भी आपने देखा होगा कि द कलर ऑफ द यूरिन इज अ बिट डार्क येलो, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्डर. ऑर्डर इज अमोनिया लाइक, कायदेसर सी बात है, उसके अंदर यूरिया है, ठीक है. बट आपने यदि कभी ऐसे नोटिस किया हो तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि एट द स्टार्टिंग पोजिशन, ओके, जैसे यूरिनेट करते हैं उस दौरान तुरंत कभी स्मेल नहीं आता है, ठीक है. इट आप जस्ट इफ यू डोंट फ्लश, ओके, तब हम लोग देखते हैं कि जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आएगी. इट इज बिकॉज द बैक्टीरियल एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द यूरिन, ठीक है, वो एक्चुअली कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, एंड दैट्स व्हाई हमें पता है कि वी आर हैविंग अमोनियम फॉस्फेट. ओके, इसकी काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि अमोनियम के फॉर्म पे वो रेडीमेड प्रेजेंट है तो उसकी तो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी ही. But if I talk about urea, urea is basically converted into ammonic compound by this bacteria also, ठीक है. इसलिए हम लोग को जब ऐसे देखते हैं कि if any individual is not flushing, okay, तो उस दौरान काफी स्ट्रॉन्ग सा स्मेल आना शुरू हो जाता है. इट इज बिकॉज द अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, ऑफ कोर्स देखो इनिशियल एक स्मेल रहेगा, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ सम अदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट अमोनियम कंपाउंड,
ओके, बट यदि आप लॉन्ग टाइम तक रखते हो ओके विदाउट फ्लशिंग, देन वी आर सीइंग कि दैट यूरिन ऑन रिएक्टिंग, द बैक्टीरिया बेसिकली रिएक्ट विद इट एंड कन्वर्ट्स into ammonia which gives it a very pungent smell. pungent मतलब एकदम चुभने वाली स्मेल. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अ पीएच. पीएच के बारे में बात करें तो ये स्लाइटली एसिडिक है. आपको आपका पीएच स्केल के बारे में पता होगा. पीएच स्केल बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स टिल 14. आपको ये पॉइंट पता होगा. ठीक है, और इस पीएच स्केल में हम देखते हैं कि जो 7 होता है दैट इज बेसिकली न्यूट्रल. ठीक है, 7 इज बेसिकली न्यूट्रल, जैसे अपना पानी है. ओके, फिर उसके बाद इससे जो नीचे जाएगा मतलब कि 6, 5, 4 दे ऑल विल बी बेसिकली एसिडिक. ओके, और इसकी जो ऊपर जाता है दे आर ऑल बेसिक. ये पॉइंट आपको बेसिक्स आपको पता रहेगा. सो जस्ट उसी पे मैं आपको बता दूं कि यूरिन का जो पीएच है वो बेसिकली स्लाइटली एसिडिक होता है. बेसिकली हम देखते हैं कि 5 to 7 या कभी कभार वो थोड़ा सा ज्यादा बेसिक की तरफ भी जाने की कोशिश करता है, पर मोस्टली इट इज इन एसिडिक कॉम्पोजिशन. ठीक है, तो 5 से लेके 7 के बीच में वो अच्छा खासा उसी पीएच में रहने की कोशिश करता है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1. ओके, और हम लोग देख रहे हैं इधर पानी के साथ साथ थोड़े बहुत सॉलिड सब्सटेंसेस मिक्स्ड है. सो इन दिस कंडीशन वी विल सी इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी एज 1.003 to 1.035. सो ये हो गया आपका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म. ओके, पर अब हम लोग समझते हैं अलग अलग कंडीशंस पे कि कब क्या चीज हम लोग को ऑब्जर्व होता है. ठीक है, सो बात करूं मैं यूरिया के बारे में. ठीक है, हर 100 ml यूरिन में 2 ग्राम जितना यूरिया होता है. ठीक है, हर 100 ml यूरिन में 2 ग्राम जितना यूरिया हमेशा प्रेजेंट होता है इन एन एवरेज. आई एम सेइंग, ठीक है, एवरेज ह्यूमन बीइंग्स पे. ओके, बट इफ अ पर्सन इज हैविंग अ हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, यदि वो पर्सन ने काफी हेल्दी प्रोटीन डाइट ले लिया है, बहुत सारा वेज नॉनवेज खा के, ओके, सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन वी आर बेसिकली सीइंग दैट द यूरिया का कंटेंट बढ़ जाता है. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दैट हाई प्रोटीन डाइट. प्रोटीन पे क्या होता है, अमीनो एसिड. अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लो कैसा होता है. उसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है, राइट. सो हाई प्रोटीन डाइट, दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड इट इज अ हाई नाइट्रोजन इनटेक. हाई नाइट्रोजन इनटेक मतलब अब लीवर में क्या होगा, इन लीवर डीएमिनेशन हम लोग को देखने को मिलेगा. ओके, एंड दिस डीएमिनेशन विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई यूरिया प्रोडक्शन. सो इस दौरान हम लोग देखते हैं कि जब यूरिनेशन होता है तब उस यूरिन में थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ आपका यूरिया प्रोड्यूस होता है. ठीक है, या ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है. ठीक है, सो ये एक फ्लो चार्ट आपको याद रखना है कि हाई प्रोटीन डाइट मतलब हाई नाइट्रोजन इंटेक. हाई नाइट्रोजन इंटेक मतलब लिवर उसको डीएमिनेशन प्रोसेस में ले जाएगा. डीएमिनेशन प्रोसेस के दौरान हम देख रहे हैं यूरिया बनता है. सो देयर इज अ हाई प्रोडक्शन ऑफ यूरिया. सो ड्यूरिंग हिज यूरिन ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस होगा. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे. देखो, एक बात मैं आपको काफी क्लियर करवा देना चाह रहा हूं कि इन नॉर्मल पर्सन्स, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में हम कभी भी ग्लूकोज नहीं देखते. ठीक है, बट इफ द ग्लूकोज इनटेक इज वेरी हाई तो वेरी स्लाइट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ द ग्लूकोज इनटेक इज वेरी हाई, ठीक है, मैं एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होता है. ठीक है, सो उस लिमिट के भी ऊपर यदि हुआ तो आपको आपके यूरिन में हल्का सा ग्लूकोज दिख सकता है. सो इट इज अ बिट नॉर्मल. ठीक है, मतलब ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभार जब आपने एक्सेस ही कर लिया हो ग्लूकोज का इंटेक तब ये हम देखने को मिलता है, तब हमें ये देखने को मिलता है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, कभी भी ग्लूकोज का कंटेंट हम लोग यूरिन में नहीं देखते. यूरिन में ग्लूकोज का कंटेंट देखना मतलब उसको कुछ एक बीमारी है, दैट इज डायबिटीज.
ठीक है, आपने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट बहुत बार यूरिनेशन करते हैं और उनके यूरिन में ग्लूकोज होता है। क्यों होता है उसका मैं पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कभी ग्लूकोज नहीं निकलता, बट अ कंडीशन जब हायर इनटेक ऑफ ग्लूकोज होगा तब हम लोग देख सकते हैं कि शायद थोड़ा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लिबरेट आउट हो सकता है। सो दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, सो प्रोटीन समझ लिया, ग्लूकोज समझ लिए, अब बात करते हैं हम लोग ओके ऑस्मो रेगुलेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, बट बिफोर इट लेट्स अंडरस्टैंड अ कंडीशन दैट इज डायबिटीज। ठीक है, बट बिफोर इट आप लोग प्लीज यहां तक पहले एक बार देख लो, क्योंकि इसके आगे पूरा मुझे एक्सप्लेन करने का रहेगा, सो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। प्लीज इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले और देख ले। ओके, सो अब डायबिटीज भी दो तरीके का होता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डायबिटीज भी दो तरीके का होता है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि किडनी से थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही रिलेटेड होगा, बट इंपॉर्टेंटली राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, सो देर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस। यहां पे मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज मेलिटस के बारे में। ठीक है, सो इस बीमारी में एग्जैक्टली होता क्या है, एक्चुअली बीमारी नहीं बोलूंगा, इट इज बेसिकली अ कंडीशन, अ सिनेरियो, जहां पे हम लोग देखते हैं कि एक हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, और वो किस तरीके से इसके पीछे इन्वॉल्व रहता है उसके भी बारे में हम अब डिस्कस करने वाले। सो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि नॉर्मल पीपल में क्या होता है, पहले मैं वो समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि बीमारी के दौरान या बेसिकली ये कंडीशन, नॉट बीमारी, ये कंडीशन के दौरान क्या होगा। सो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कभी कोई इंसान हाई ग्लूकोज इंटेक करता है, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक किया। ग्लूकोज इंटेक का मतलब हो जाता है बहुत सारा चावल खाया, बहुत सारा रोटी खाई, बहुत सारे आलू ठूस लिए। सो ये सारे आ गए, सारे जो जितने भी सारे ग्लूकोज के कॉम्पोजिशन है वो सारे आ गए। सो हाई ग्लूकोज इंटेक हुआ। सो ड्यूरिंग दिस हाई ग्लूकोज इंटेक हम लोग देख रहे हैं डाइजेशन होगा, डाइजेशन होके एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये सारा एब्जॉर्ब करके कहां पे पहुंचेगा, आपके ब्लड में, राइट। सो सब कुछ आपके पेट ने डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद सब कुछ एब्जॉर्ब करके रह गया आपके ब्लड में। सो आई विल बेसिकली सी द हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। सो ये एक कंडीशन होता है। पर अब देखो ग्लूकोज का कंडीशन, ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमेशा ऐसे हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कायदेसर सी बात है, ग्लूकोज का ब्लड का एक फंडा क्लियर है ब्लड का कि भाई मुझे सब कुछ चलेगा बट मुझे मेरे लेवल का चाहिए, ना ही मेरे क्वांटिटी या मेरी जो रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर, ना ही मेरे से नीचे, ठीक है, वरना मैं तुम्हारे ही बाकी सारे ऑर्गन्स को काम करने में रोक दूंगा या दिक्कतें लाऊंगा। ऐसा ब्लड का सिनेरियो है, ठीक है। सो हम लोग देख रहे हैं जैसे ही हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, इस ग्लूकोज को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम करके नॉर्मल तक लाना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल तक था बट जब मैंने खा लिया तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। सो दैट हैज टू बी बेसिकली मूव्ड समवेयर। सो हम लोग देखते हैं इन दिस कंडीशन इंसुलिन कम्स इन। अब ये इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन इज बेसिकली हार्मोन। हार्मोन कैन बी अ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है। इट्स बेसिकली अ केमिकल विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास, ठीक है। सो मैं ऐसे लिख देता हूं कि इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास, ठीक है।
सो इंसुलिन अभी पैंक्रिया कहाँ पे है वो आप और अच्छे से समझोगे व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, तब और डिटेल में आएगा। ओके, जस्ट डिओडेनम के सेक्शन पे आपको पहले ही बताया डिओडेनम कहाँ पे, तो डिओडेनम के सी वाले सेक्शन के पे ही एक फ्लैट स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, दैट इज पैंक्रिया। सो पैंक्रिया इज बेसिकली प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन है इसका काम क्या होता है, इंसुलिन बेसिकली कन्वर्ट्स दिस ग्लूकोज into glycogen and stores in liver। या थोड़ा सा अमाउंट हम लोग देखते हैं कि मसल्स में भी स्टोर हो सकते हैं, पर मैं मेजर हाईलाइट लिवर को करना चाहूंगा, ठीक है। सो लिवर इज बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि वो ग्लाइकोजन बन के बहुत सारे ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। हम देखते हैं कि लगभग 80 ग्राम्स तक 80 to 100 ग्राम्स तक ग्लूकोज को स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं इन आर लीवर। सो दिस इज बेसिकली टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ये नॉर्मल पर्सन में होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो वापस क्या आ जाएगा, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम्स बैक टू नॉर्मल। ये हुआ एक परफेक्ट फ्लो चार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इंसुलिन का काम क्या होता है। सो इंसुलिन का काम क्या है, वापस से हम लोगों ने ज्यादा ग्लूकोज इंटेक किया, तो मेरे ब्लड में ज्यादा डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो मेरे ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है। अब ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है तो मुझे वो नहीं चलेगा, मुझे वो गवारा ही नहीं है, मेरे ब्लड को गवारा नहीं है, तो दैट ग्लूकोज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और उसके लिए जो हार्मोन की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है इंसुलिन, एंड दैट इंसुलिन विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड इट विल स्टोर इन माय लिवर। बात खत्म, बराबर, ठीक है। सो लिवर तक स्टोर कर लिया, और फिर क्या होगा, कायदेसर सी बात है कि जो एक्सेस ग्लूकोज था दैट इज ऑल बीइंग यूज्ड अप एंड कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड इन लिवर। तो अब मैं क्या देखूंगा कि जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया था, तो मतलब जो नॉर्मल था उससे इतना हाई था, इतना जो ग्लूकोज है दैट इज बेसिकली ऑल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड द ब्लड ग्लूकोज लेवल कम बैक्स टू माय नॉर्मल। सो ये होता है हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर, ठीक है। बट डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये एक नॉर्मल फ्लो चार्ट को प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ भाई ये मेरा नॉर्मल है, क्योंकि अब इसी में मैं अखतरे करने वाला हूं, ठीक है। इसी में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है। डन, ओके। सो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि पैंक्रिया के सेल्स बेसिकली डैमेज हो जाते हैं या फटीग हो जाते हैं एंड दे लैक द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ पैंक्रियाटिक सेल्स, क्योंकि पैंक्रिया के सेल्स कभी कभार डैमेज भी हो जाते हैं या फटीग हो जाते हैं, जिसके वजह से अब वो और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो यदि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो हम देखेंगे ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, राइट। तो कायदेसर सी बात है ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, राइट। सो मेरे अंदर अभी हमेशा कंडीशन क्या रह जाएगा, हाई ग्लूकोज लेवल, ठीक है। मेरा ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहेगा। अब देखो किडनी को कुछ नहीं पता, ठीक है। किडनी को बस ऐसा है कि भाई साहब जो बहुत ज्यादा एक्सेस है मैं उसको निकालने में आपको मदद कर दूंगा। किडनी को कुछ ऐसा लेना देना नहीं है कि भाई क्या ऊपर चल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन विद द कॉन्सेंट्रेशन, या इंसुलिन काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। बस मेरे पास जो खून आएगा उसमें से जो एक्सेस अमाउंट है उसको मुझे निकालना है, मुझे पता है। सो अब किडनी के पास कैसा खून जा रहा है, हाई ग्लूकोज लेवल वाला खून। सो किडनी को क्या लग रहा है कि भाई साहब मुझे जो नॉर्मल चाहिए, मेरी पूरी बॉडी ने मेरे हिसाब से सब कुछ ले लिया होगा, अब जो खून आया है उसके अंदर अभी भी ग्लूकोज है, राइट। सो किडनी को तो भाई ऐसा ही है कि भाई बॉडी अपना फंक्शनिंग कर रहा था, अब मेरे पास जो खून आया उसमें ज्यादा मुझे क्या दिख रहा है,
ग्लूकोज, तो मैं क्या करूंगा, एज अ किडनी मेरा फंक्शन क्या होगा कि भाई साहब एक्सेस चीज को निकाल दो. सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन वी विल सी दैट यूरिन में ग्लूकोज कंटेंट होता है. ठीक है, एक बेस्ट फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड और टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि भाई ऐसा होता है, यू कैन जस्ट डू इट लाइक कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, लेट देम यूरिनेट. खास करके डायबिटीज मेलिटस की बात कर रहा हूँ, इंसिपिडस की बात नहीं हो रही. इंसिपिडस में ग्लूकोज नहीं आता, उसका अलग सिनेरियो है, उसका अलग फंडा है. ठीक है, सो डायबिटीज मेलिटस के दौरान हम लोग देखते हैं कि उस बंदे को आप बोलो कि खाली यूरिनेट करे, थोड़ी देर रहने दे, तो यू विल ऑब्जर्व कि यदि चींटियाँ, ओके, चींटी बेसिकली शुगर को काफ़ी अट्रैक्टेड होती है मीठे चीज़ों से. सो बेसिकली यू विल सी दैट दे विल कम ओवर देयर और वो इकट्ठे होने लग जाएंगे. थ्रू दैट यू कैन कंक्लूड कि हाँ भैया इसके यूरिन में ग्लूकोज है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस. ओके, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, क्या हाई ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाएगा. पर इंसुलिन जब प्रोड्यूस नहीं होगा, कब नहीं हो रहा, डायबिटीज मेलिटस में. सो डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल में नहीं आ रहा. हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से वी आर बेसिकली सीइंग ग्लूकोज इज excreted out in, ये हम लोग डाइवर्टेड पाथ देखते हैं इन डायबिटीज मेलिटस. ठीक है, सो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से इसको समझ लेना कि ये एग्जैक्टली फ्लो चार्ट क्या बताना चाह रहा है. सो बेसिकली जैसे ही हाई ग्लूकोज लेवल होगा वी विल एक्सक्रीट आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ. ओके, सो अब हम लोग ये सब कुछ समझ चुके हैं, कॉम्पोजिशन और ये सारी चीजें. अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर पे ही अच्छे से समझा दिया था कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है. ओके, सो ऑस्मो रेगुलेशन इज बेसिकली फिनोमिना जहां पे हम लोग हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, वाटर कंटेंट एंड इवन आयोनिक कंटेंट को भी हम लोग बैलेंस कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज माय ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, अब इसी को समझते हुए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मान लेते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिशेस. ठीक है, फिश के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो फिश आपने देखा होगा इट इज बेसिकली सराउंडेड बाय वाटर. ओके, सो इन दैट कंडीशन उसको अपने वाटर इनर वाटर बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है. ओके, सो ऑस्मो रेगुलेशन में हम क्या देख रहे हैं, पहले मैं डेफिनेशन वापस से एक बार बता देता हूं. दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब इसको मैं समझाते हुए आपको बोलना चाहूंगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फिश. तो फिश हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर ही रहता है. ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स एंड स्टफ. सो जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगा पानी अंदर आएगी. इवन वो पानी के अंदर है तो इट इज गोइंग टू टेक इन वाटर इन अ लार्ज अमाउंट. सो टू मेंटेन इट्स ऑस्मोलारिटी हम लोग देखते हैं वो क्या करेगा, इट विल एक्सक्रीट वाटर. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपना मुंह इफ इट इज प्रेजेंट इन वाटर, वो ज्यादा वाटर इनटेक कर रहा है, वो अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एक्सक्रीट आउट करेगा. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट इन फिशेस. more water intake,
मोर एक्सक्रीशन, खत्म। ठीक है, ये बात कर ली हम लोगों ने फिशेस के बारे में। बट व्हाट अबाउट द मेंस? ठीक है, व्हाट अबाउट द वुमेन्स, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स में हम लोग क्या देखते हैं? ओके, ह्यूमन बींग का हम लोग एक सिनेरियो ले लेते हैं, लाइक ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विंटर में हम लोग देखते हैं कि पानी पीते हैं एंड वी बेसिकली यूरिनेट। ठीक है, समर सीजन्स में हम लोग देखते हैं कि हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं, पर जब बात करते हैं यूरिनेशन की तो हम उतने यूरिनेट नहीं करते जितना विंटर में करते हैं। ठीक है, विंटर में जितना प्रेशर आता है उतना प्रेशर समर में नहीं आता, राइट? सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? हम लोग देख रहे हैं आवर बॉडी इन बोथ द कंडीशंस आर ट्राइंग टू मेंटेन द वाटर बैलेंस। ठीक है, एक पॉइंट आ जाता है जिसको अपने बोलते हैं perspiration, पसीना, स्वेट। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन सरफेस। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई भले विंटर में हम पानी कम पिए या लिमिटेड अमाउंट में पिए, उधर अपनी यूरिनेशन ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पसीना नहीं आता है, राइट? पानी अभी भी बॉडी के अंदर है, तो मुझे उसको निकालने के लिए एक ही रास्ता बचता है, दैट इज यूरिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट समर्स, यहाँ पे पानी ज्यादा पी रहा हूं, बट ऑन द अदर हैंड मैं ये ज्यादा कर रहा हूं। सो पसीना ज्यादा आ रहा है, ज्यादा मैं पानी तो अपने चमड़ी में से निकाल दे रहा हूं, सॉल्ट्स में चमड़ी में से निकाल दे रहा हूं। सो बेसिकली प्रेस्पिरेशन इज अ फिनोमिना टू मेंटेन माय बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सो प्रेस्पिरेशन क्या है? इट इज बेसिकली अ फिनोमिना विच हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ओके, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन भी करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि गरम एटमोस्फियर है। ठीक है, एक्सेसिव गर्मी होगी तो हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं। सो अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है। सो प्रेस्पिरेशन टेक्स अ मेजर रोल। सो दिस सिनेरियो दैट इज अ विंटर एंड समर इन ह्यूमंस, ये भी हम लोग किस में कंसिडर कर सकते हैं? एक ऑस्मो रेगुलेटिंग कंडीशन के बारे में बात करते हो। ऑस्मो रेगुलेशन ही हमारे अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके गाइस, अब और आगे समझते हैं, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमने कर लिया पूरा। अब हम लोग एक दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस इन डिफरेंट कंडीशंस? हम लोग बहुत सारे कंडीशंस बात करते हैं। वी टॉक अबाउट किडनी स्टोन। ठीक है, अब कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात कर चुका हूं। ठीक है, सो डायबिटीज मेलिटस में अब ऑस्मो रेगुलेशन आपको समझ में आ चुका है। मैं फिशेस में समझा दिया, ह्यूमंस में समझा दिया। अब हम लोग कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। सो टेकिंग अ नोट ऑन इट, सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली डायबिटीज मेलिटस के बारे में। डायबिटीज मेलिटस में हम लोग क्या देख रहे हैं? देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ये पॉइंट हम लोग देख रहे हैं और इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में, विच इज योर गाउट। अब बेसिकली गाउट क्या होता है? कभी कभार हम लोग बात करें, आपको मैंने यूरिक एसिड के बारे में बताया था, और यूरिक एसिड जो बर्ड्स के जो एक्सक्रीटा होते हैं उसमें व्हाइट वाला पोर्शन होता है और वो काफी अलग रहता है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट सॉल्युबलाइज्ड। ओके, इट इज नॉट सो सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर। ठीक है, सो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा अलग देखते हैं। सो व्हाट वी आर सीइंग इज दिस यूरिया इज अ बिट सॉल्युबल। ठीक है, यूरिया सॉल्युबल है, पर जो यूरिक एसिड है वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता। सो व्हाइल मूविंग थ्रू आवर बॉडी, ठीक है, वो जॉइंट्स में बेसिकली रह जाता है। ओके, जॉइंट्स में स्पेस पाने की वजह से हम देखते हैं कि गाउट के कंडीशन पे यूरिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स। ओके, और जॉइंट्स में जमा होने की वजह से आप देखोगे कि उसके जो फिंगर्स होंगे या उसके जो बेसिकली ये जॉइंट्स होंगे वो काफी मोटे होंगे, काफी थिक होंगे। दे कांट फोल्ड इट। ठीक है, क्योंकि बहुत दर्द होता है वो,
ओके, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो चुका है, सारा यूरिक एसिड वहां पे जम चुका है। ओके, सो इसलिए क्या होता है ना, कभी भी वो उंगली मोड़ते हैं ना तो वो लोग दर्द से छटपटा जाते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन। सो दैट इज ऑल अबाउट द गाउट, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन आवर जॉइंट्स, नॉट आवर जॉइंट्स बेसिकली, जिसको वो प्रॉब्लम है, ठीक है, सबको नहीं। सो नेक्स्ट दैट इज किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन के बारे में बात करूं तो आपने सुना होगा कि किडनी स्टोन हुआ है, उस दौरान होता क्या है। सो बेसिकली हमें पता है कि यूरिक एसिड जो है भाई साहब ये उतना सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, यूरिक एसिड इज नॉट सो सॉल्युबल। ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि एक और आ जाता है, दैट इज कैल्शियम सॉल्ट्स। ये भी इतने ज्यादा सॉल्युबलाइज्ड होते भी हैं, मोस्ट ऑफ देम होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। सो दे बोथ बेसिकली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एंड इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बन के पूरा ऐसे एक्यूमुलेट करके दे फॉर्म अ स्टोन, पत्थरी जैसा बन जाता है, एंड दे बेसिकली फॉर्म इन द किडनी, और वो दर्द देता है। यूरिनेशन के दौरान दर्द देता है, इवन ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रोसेसेस हम तब भी देखते हैं कि उसको दर्द होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द किडनी स्टोन, ठीक है। ड्यूरिंग दैट कंडीशन उनको बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, यदि पत्थर काफ़ी छोटा हो। इफ द स्टोन इज वेरी मच स्मॉलर तो पानी पीने को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियेंगे इट कैन हैपन कि ये यूरिक एसिड और कैल्शियम जो सॉल्ट है वो धीमे धीमे डिजोल्व हो के थोड़ा थोड़ा करके वो छोटा सा पत्थर निकल सकता है। पर यदि बड़े पत्थर की बात कर ले तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो उनके लिए पूरा मेडिकेशन अलग सा चलता रहता है। एवरीवन इज क्लियर? Okay, so this is all about the different type of disorders that we see in an individual. Okay, आप एक बार इसको देख लीजिए, तब तक ओके, सो यहां तक हमें क्लियर है। बट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑस्मो कंट्रोल। ऑस्मो कंट्रोल मतलब क्या होता है? बेसिकली अ कंट्रोलिंग फिनोमेना। ओके, ऑस्मो कंट्रोल। सो ऑस्मो कंट्रोल इज बेसिकली अ फिनोमेना जहां पे ऑस्मो का मतलब होता है हमारा ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, एंड कंट्रोल मतलब हमारे कंट्रोल करने की ताकत। नाउ जैसे कि हमने बता लिया कि भाई जब मुझे पानी में, ऑफ कोर्स ये वाला फिनोमेना मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उसको फिर से एक बार देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया था कि यदि मान लो कि आपने पानी कम पिया है एंड आई कांट लूज माई वाटर इन अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, मैं पानी लॉस नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ वेस्ट फॉर मी। सो आई कांट लूज वाटर, ओके, क्योंकि एक तो पानी पिया नहीं है और उसके ऊपर भी यदि मैं सब यूरिन करके निकाल दूं तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, मैं डिहाइड्रेशन से बेहोश हो सकता हूं। सो व्हाट आई वाज डूइंग इज, नॉट आई एम डूइंग, बेसिकली मेरे अंदर के हार्मोन्स ये सब काम कर लेते हैं। तो ऑस्मो कंट्रोल के लिए मेन रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं हार्मोन्स। सो हार्मोन्स प्ले अ मेजर रोल। ये क्या करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज वन हार्मोन दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, सो दिस हार्मोन, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस होते हैं और फाइनली वो किडनी के पास जाके डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट में से सारा पानी रीएब्सॉर्ब कर लेगा, ताकि मेरे अंदर जो वाटर बैलेंस है या मेरे अंदर जो वाटर कंटेंट है वो हमेशा परफेक्ट अमाउंट में रहे। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर ऑस्मो कंट्रोल, ठीक है। सो ऑस्मो कंट्रोल मतलब क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करना, ओके, एंड दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय आवर हार्मोन्स।
ओके, एंड जनरल में भी हो सकता है कि आपने ज्यादा पानी पिया तो ज्यादा निकला, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑस्मो, पार्ट ऑफ एन ऑस्मो कंट्रोल जो अपना किडनी करता है। सो यदि मैं बात करूं कि किडनी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं या व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किडनी, तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है, इट रिमूव्स टॉक्सिक वेस्ट्स। अब ये टॉक्सिक वेस्ट में क्या आ जाता है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, जो भी मैंने पहले कॉम्पोजिशन पे लिखा था वो सारी कंपोनेंट्स आ गए, सो दे आर बेसिकली रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट। और दूसरा चीज क्या है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सो इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस। ठीक है, जितना भी हमें वाटर बैलेंस की जरूरत है, जितना अमाउंट की जरूरत है, उन सबको ये कंट्रोल करता है। सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, सो ऑस्मो कंट्रोल में ये दो होते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट एंड द ऑस्मो रेगुलेशन, और ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी के। हमने सारे डिसऑर्डर्स बात कर लिए, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कंट्रोल, वी आर डन विद इट। वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन सेक्शन विच इज क्या होता है जब किडनी फेल हो जाती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस बेसिकली व्हेन किडनी गेट डैमेज। ओके, हर एक इंडिविजुअल एक किडनी के साथ रह लेता है। ठीक है, दैट इज नो डाउट कि थोड़ा सा प्रेशराइज ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, एक किडनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर गिरेगा, दैट इज़ फाइन, बट फिर भी एक बंदा एक किडनी के साथ रह लेता है। बट व्हाट हैपेंस टू दोज इंडिविजुअल जिनके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। ओके, ओके, सो वो बंदे जिनके दोनों किडनी फेल हो जाते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव टू मूव टू द किडनी रिप्लेसमेंट, राइट। हम लोग देखते हैं कि देर आर फ्यू डोनर्स अवेलेबल जो किडनीज देते हैं, एंड ये डोनर्स ऐसे ही नहीं लिए जाते, उनके बहुत सारे फैक्टर्स मैच करने पड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो होगा ब्लड ग्रुप। ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप तो देखना ही पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा RH फैक्टर्स आ जाते हैं और बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि हालांकि आप मान लो कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, दे आर द वेरी गुड किडनी डोनर्स। ओके, मान लो एक को किडनी फेलियर हो चुका है, तो जो दूसरा वाला बंदा जो ठीक है, यदि वो अपना किडनीज को डोनेट करे ना, तो ये दोनों ही ईजिली अपना पूरा लाइफ स्पैन अच्छे से बिता सकते हैं, ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर कभी कभार क्या होता है, जो हाँ, दिस इज द फर्स्ट वन कि भाई यदि आइडेंटिकल ट्विंस होता है तो उनके बीच में, आइडेंटिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके बीच में यदि किडनी एक्सचेंज होता है, देन इट इज़ द बेस्ट वन, दोनों ही अच्छे से लाइफ स्पैन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगी। बट इफ आई टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट कि सेकेंड कौन अच्छा डोनर हो सकता है, तो ऑफकोर्स दैट इज देयर पेरेंट्स, यदि ब्लड ग्रुप मैच हो रहा हो तो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप अपने बच्चे से मैच हो रहा हो, वो ऑफकोर्स एक अच्छा डोनर बन सकता है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि उसकी लाइफ स्पैन, वो किडनी जो मान लो कि यदि एक माँ दे रही है अपने बच्चे को, ठीक है, सो वो किडनी ज़्यादा रहती है ऑफकोर्स, बट उसका भी लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जितना एक आइडेंटिकल ट्विंस का होता है। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस में कुछ एग्जांपल्स है जो 65 प्लस एज तक दोनों जिंदा रहे, सो दैट इज वेरी वेरी गुड पॉइंट, राइट। 75 प्लस एज तक दोनों एक साथ जिंदा रहे, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। बट जब मदर देती है तो इतना लाइफ स्पैन नहीं होता। ठीक है, उस किडनी का इतना ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता, तो उसको वापस से किडनी रिप्लेस करना पड़ता है, विच इज़ अ टीडियस जॉब। ओके, क्योंकि ऐसे कोई इजीली कोई किडनी नहीं दे देता, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग, सो मैं इससे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ब्लड ग्रुप और RH मैटर नहीं करता, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो बायोलॉजिकली मैच होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो एक अच्छा डोनर बन सकता है। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि सिर्फ ब्लड ग्रुप
मैच हो जाए, इट डजंट मैटर, देयर आर मेनी फैक्टर्स, मेनी पैरामीटर्स, जो जितना ज़्यादा उस इंडिविजुअल, मान लो इफ दिस इज द रेसिपिएंट और ये डोनर है, ये डोनर का यदि 3 मैच होगा तो किडनी ज़्यादा देर तक जिएगी, 4 मैच हुई तो और ज़्यादा किडनी रह पाएगी, यदि सिर्फ 1 मैच हुआ, मतलब एक प्रॉपर्टी मैच हुई, 4 में से 1 प्रॉपर्टी मैच हुई, तो वो किडनी उतनी लंबी सस्टेन नहीं करती, कुछ किडनी 10-10 साल में एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर वापस से नया लगाना पड़ता है, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो व्हाट हैपेंस एट द इनिशियल केसेस, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सो देयर इज अ फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज डायलिसिस, ओके, हीमोडायलिसिस, विच इज बेसिकली अंडर द फिनोमेना ऑफ डायलिसिस। अब डायलिसिस है क्या? डायलिसिस इज अ फिनोमेना जहां पे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द लार्जर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फ्रॉम अ लार्जर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग निकाल दें when it is separated by a semi permeable membrane। मतलब ये कंपार्टमेंट है जिसमें लार्जर पार्टिकल्स हैं, ओके, इधर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया और इसमें से मैं सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही निकाल सकता हूं, ठीक है। सो द फिनोमिना और अ प्रोसेस जहां पे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम अ लार्ज पार्टिकल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली बीइंग रिमूव्ड आउट दिस phenomena and when they are basically separated by a semi permeable membrane, this phenomena is called as your dialysis। इसको हम एकदम सिंपल वे से समझते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल वे से क्या करना है या किस तरीके से ये होता है वो मैं आपको बता दूं। एक डायलिसिस मशीन में हम लोग क्या देखते हैं, ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर से एक छोटा सा ट्यूबिंग जा रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हो एक छोटा सा ट्यूब अंदर से जा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके का हमें एक ट्यूब देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। सो हमें इस तरीके का एक ट्यूबिंग देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है, ज्यादा कुछ नहीं होता, ओके। जो मरीज है, जो पेशेंट है, ही बेसिकली हैव टू जस्ट स्लीप, ठीक है, उसको बस उधर एक बेड होता है, उसको बस सो जाना है। अब उसके यहाँ पे द पेनफुल थिंग इज उसके यहाँ पे 2 निडल्स बेसिकली होते हैं। सो वन इज विद द आर्टरी। अब याद रखो जो नसें आपको ऊपर दिखती है दे आर वेन्स, और जो आर्टरी होती है, ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन। आर्टरी में से हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फैलने की बात करूं, एक्सेप्शंस को साइड में रखते हुए आर्टरी में बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है एंड इट इज एट अ हाई प्रेशर, और वो मसल के अंदर अंदर होता है। ये जो ऊपर से जो आपको दिख रहा है, जो भी आपको नसें दिख रही हैं, दे आर बेसिकली वेन्स, ठीक है। सो एकदम मसल के अंदर से एक आर्टरी निकाला जाता है, निकाला नहीं जाता, बेसिकली वहां पे पिन किया जाता है, ओके। सो this tube that you can basically see it is from the artery, ठीक है। सो इंसान के हाथ में से ही आर्टरी का वेन अच्छे से प्रिक करके निकाला जाता है एंड देन उसका पूरा का पूरा ब्लड इस ट्यूबिंग्स के थ्रू पास होता हुआ यहां से निकलेगा एंड दिस इज कनेक्टेड विथ द वेन, ठीक है। सो इसको फिर अपने वेन्स में भेज देते हैं। सो दिस इज कनेक्टेड टू द आर्टरी एंड दिस इज कनेक्टेड टू द वेन। ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है। अब ये जो पूरा कंटेनर है, ओके, ये पूरा जो कंटेनर है उसमें से सिर्फ एक ट्यूबिंग जा रही है, ओके, एंड दिस ट्यूबिंग इज बेसिकली अ सेल्यूलोसिक ट्यूबिंग, ओके। सेल्यूलोसिक यूज करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आती है पता है, दैट इज सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी,
ओके, सो वी आर बेसिकली सीइंग दैट सेल्यूलोसिक की एक ट्यूबिंग की जाती है विच इज अ सिंथेटिक वन, जिसके हेल्प से ये एक सेमी परमिएबल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। अब नेक्स्ट चीज, ये डायलिसिस कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद होता है, लाइक 15 दिन। ओके ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेज वेरी करता है। सो इतने दिनों के बाद, मतलब सपोज करो कि उसको यूरिनेशन होता है बट द क्वांटिटी इज नॉट सो मच, ठीक है। सो उसके अंदर अभी ढगला नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस भरा हुआ है एंड वी हैव टू बेसिकली रिमूव दैट आउट, ठीक है। अपना फंडा सिर्फ इतना है, डायलिसिस अपने क्यों कर रहे हैं भाई, उसका किडनी काम नहीं कर रहा है, उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट निकल नहीं रहे हैं, और नाइट्रोजन वेस्ट निकल नहीं रहा है मतलब आई हैव टू बेसिकली रिमूव दैट आउट एंड आई हैव टू हैव सम फिनोमेना। ओके, तो मैं यूज कर रहा हूं डायलिसिस का फिनोमेना, ओके, एक प्रोसेस। सो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, बस ये उस बंदे को लिटा देना और आर्टरी से एक कनेक्टेड, वेन से दूसरा कनेक्टेड, इतना अपने को ध्यान रखने का है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स दिस इज अ थर्मोस्टैट होते हैं, ठीक है। थर्मोस्टैट मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक थर्मोस्टैट डालूंगा। ये थर्मोस्टैट क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी से बाहर आ रहा है, बॉडी का एक अलग टेम्परेचर होता है, वहां से फिर मूव होता हुआ इस ट्यूबिंग से जाएगा। सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू फेस सम टेम्परेचर प्रॉब्लम, सो थर्मोस्टैट लगा देते हैं ताकि टेम्परेचर में कोई बदलाव ना आए, ठीक है। इवेंचुअली ये जो कंटेनर है दैट इज ऑल्सो थर्मो कंट्रोलर के हेल्प से अपने इसको कंट्रोल करके रखा है। अब नेक्स्ट चीज अपने को क्या करने का है, सो सबसे पहले देयर इज अ कंटेनर विच इज हैविंग अ फ्रेश डायलिसिट। A fresh dialysate, it is basically a fluidic component which is same as our blood composition, ठीक है। ऑस्मोलारिटी थोड़ी बहुत वेरी करती है, इट इज प्योर ब्लड जैसा पूरा कॉम्पोजिशन होता है, जिसके अंदर कोई यूरिया नहीं, कोई टॉक्सिक कंपोनेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब उसको मैं बेसिकली पास करूंगा टू अ नेक्स्ट चेम्बर विच इज अगेन अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड, अंदर कॉइल्स रहती है जो इसको टेम्परेचर कंट्रोल करती है, एंड फाइनली आई विल पास इट इन माय कंपार्टमेंट, ठीक है। सो फ्रेश डायलिसिट लेना है, उसको बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल करना है, और फिर नॉर्मल जैसे बॉडी टेम्परेचर आ जाए, फिर उसके बाद उसको इस के अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे। अब इधर क्या देख रहे हैं कि नीचे से मैं डाल रहा हूं, ठीक है, और नीचे से डाल रहा हूं, नीचे से ये भरता जाएगा, नीचे से भरते भरते ऊपर तक आएगा, ठीक है। और जो कचरा होगा बेसिकली जितना भी पूरा इधर से ऊपर आएगा, फिर इट विल बेसिकली मूव आउट, ओके, और यहां पे अपने कचरे को कलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो ये फिनोमेना हो कैसे रहा है, अब मान लो उसका खून इधर से आ रहा है, वी नो आर्टरी इज हैविंग अ हायर प्रेशर, ठीक है, एंड इवेंचुअली यहाँ पे प्रेशर कंट्रोलर्स भी रहते हैं जो ऑफ कोर्स खून को अंदर आने में मदद करेगा। सो जैसे ही खून यहाँ पे आएगा, अब मुझे क्या पता है कि खून में क्या भरा हुआ है, टॉक्सिक सब्सटेंस, नाइट्रोजनस बेस भर के भरा हुआ है। अब डायलिसिट में ऐसा कुछ था नहीं, डायलिसिट एकदम प्योर धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा है। सो जैसे जैसे ऊपर आएगा, यहां तक पहुंचते ही वी विल सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, मेरे खून में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन हाई, राइट, और मेरे डायलिसिट में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन 0। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन किस में है, ट्यूब के अंदर, लो कॉन्सेंट्रेशन या 0 कॉन्सेंट्रेशन किस में है, मेरे फ्लूइड के अंदर। सो हम क्या देखते हैं, कोई भी मटेरियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कैसे जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो हम लोग क्या देखते हैं ना कि सारा का सारा जो वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल है वो सारा बाहर आ जाएगा इस ट्यूब से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे करके ही मैं देख रहा हूं कि यहां से सारा कचरा निकलेगा, फिर जैसे क्या हो रहा है, खून ऊपर से नीचे आ रहा है और डायलिसिट नीचे से ऊपर जा रहा है। सो ऑपोजिट फ्लो होने के वजह से और ज्यादा कचरा ट्यूब में से निकलता हुआ वी विल बेसिकली सी कि इसमें से हर पॉइंट में से यहाँ से पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कचरा वाला पूरा खून अंदर जा रहा है, और धीमे धीमे सारा कचरा जैसे जैसे ये ट्यूब में से जा रहा है, सारा कचरा बाहर आता हुआ निकल रहा है, ठीक है। अब सारा कचरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे फ्लूइड में आ गया, और वो फ्लूइड धीमे धीमे
यहां से इनलेट होए जा रहा है, समझ रहे हो, यहां से इनलेट कंटिन्यूस ही है, आउटलेट भी कंटिन्यूस है, पर धीमे धीमे ड्यूरिंग दिस फिनोमिना जैसे जैसे ये खून पास हो रहा है, सारा का सारा टॉक्सिक कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लड इज बेसिकली मूविंग आउट टू दिस फ्रेश डायलिसिट, और अब डायलिसिट कचरा हो जाएगा, डायलिसिट यहां से बाहर निकाल के सारा कचरा बाहर। अब जरा सोचो, जो लास्ट यहां तक आया है, सारा कचरा निकलने के बाद जो लास्ट यहां तक खून आया है, क्या इसके अंदर कोई टॉक्सिक होगा बट वेरी लेस, विच इज ओके। तो मतलब कि सारा टॉक्सिक कंपोनेंट जो मेरा किडनी करता है वो मेरा ये मशीन कर देगा, एंड फाइनली जो यहां से खून निकलेगा दैट विल बी अ प्योरिफाइड ब्लड, एंड दैट विल वापस से थर्मोस्टेट से टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए इट विल मूव टू द वेन्स, वेन्स वापस से अपने हार्ट के पास ले आएगी और सारा ब्लड वापस से सर्कुलेट होना शुरू। समझ में आया? सो दिस इज हाउ this machine acts as a kidney, that's why this machine is called as artificial। डन, अपना चैप्टर डन है भाई, ठीक है। इतना था कि आपको समझाना था, आपको डायलिसिस के बारे में समझाना था कि डायलिसिस एग्जैक्टली होता क्या है और ये फिनोमिना होते कैसे। इज एवरीवन क्लियर विद इट? ठीक है, फ्रेश डायलिसिट आया, टेम्परेचर कंट्रोल करके हम लोग डालेंगे, और ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे खून ऊपर से नीचे जा रहा है ऐसे 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 करके, और डायलिसिट ऊपर जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट एक्शन, ओके, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कचरा फ्रॉम द ब्लड विल बेसिकली मूव आउट बिकॉज ऑफ द अनदर फिनोमिना आल्सो, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा। सो इस तरीके से सारा कचरा बाहर, सारा कचरा कंटेनर पे, इसको फेंक दिया जाता है और अच्छे खून को वापस से बॉडी के अंदर, दैट्स इट। सो इस तरीके से हम लोग हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। So this was a whole complete chapter for your excretory system. Okay, I guess आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू।